अचानक ये कहा जा रहा है कि संभल के मस्जिद में भगवान काल की जो विष्णु जी के आखिरी अवतार आने वाले हैं उनकी मंदिर है, वो जब आएंगे तो इस जगह में आएंगे और कलयुग को समाप्त करेंगे। मतलब एक अजीब सा ये कहानी या एक विचार रखा जा रहा है। ठीक है, आप माने कि वहाँ आए, लेकिन उसको लेके एक हिंसात्मक जो पूरा माहौल वहाँ बना। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका, और पार्लियामेंट में मैंने इस संबंध में जाने के बाद बहुत गहराई से 1991 के जो पार्लियामेंट में डिस्कशंस हुए थे, जब ये कानून नया कानून लाया गया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, बहुत खूबसूरत एक्चुअली। बहुत आप लोग को वक्त मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वो वक्त था जहाँ फिर भी गैर बीजेपी पार्टी बहुत खुल के सेक्युलरिज्म की रक्षा में उसकी खड़े होके एक के बाद एक कहा कि अब हम इतिहास के गढ़े मुर्दों को नहीं मतलब उखाड़ने की इजाज़त देंगे, हमें आगे बढ़ना है, देश को हम लोग सब हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ेंगे। इस तरह की बात पार्लियामेंट में की गई थी, ये कानून बनाया गया था। उसमें उसको लेके चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक विचित्र बात कही। उन्होंने कहा कि कानून ने कहा कि हाँ ठीक है, ये तो साफ है कि आप उसको बदल नहीं सकते उसका स्वरूप, लेकिन आप सवाल तो पूछ सकते हैं कि उसमें आप रिसर्च भी तो कर सकते हैं कि वो क्या था। वो तो मतलब और भी ज़्यादा खतरनाक है कि आप ये माहौल मतलब ये इजाज़त दे रहे हैं कि लोग सवाल पूछें कि वहाँ मंदिर था नहीं था, उसको लेके बहुत सारे अटकलें ये सब चलता रहे। उससे एक सामाजिक माहौल में इतना ज़्यादा नफ़रत का जहर फैलने की इजाज़त, वो तो उस सवाल से ही उठेगा कि वहाँ मंदिर था या नहीं था। तीसरा सवाल है कि आप मंदिर मस्जिद के सवाल पे बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास के गढ़े मुर्दों पे आप तुले हुए हैं कि आप उनको उखाड़ेंगे, तो कितना दूर के इतिहास में आप जाना चाहेंगे। मस्जिद के नीचे आप मंदिर खोद रहे हैं, मंदिर के नीचे खोदेंगे तो आपको बौद्ध स्तूपा ज़रूर मिल सकता है, बौद्ध स्तूपा के नीचे आप खोदेंगे तो आदिवासियों के धर्मस्थल आपको मिल सकेंगे। आप कितना दूर और कहाँ तक आप इस शोध को करने जा रहे हैं, उसके समाज पे क्या असर पड़ रहा है। आखिरी बात, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं, जो माहौल वहाँ संभल में हमें दिखा, आपने प्रकृति ने बात भी कही, खौफ का माहौल बहुत ज़्यादा था कि कोई जानता नहीं, मतलब ये यहाँ वहाँ हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोई तनाव नहीं है। प्रशासन सरकार क्या करने जा रही है, अगला क्या स्टेप उनका रहेगा, उनका मैं प्रशासन में 6 ज़िलों में कलेक्टर रहा हूँ। ये कोई लॉ एंड ऑर्डर की संभावना जहाँ हो, आप बिल्कुल अलग तरीके से डील करेंगे। आप लोगों को विश्वास में लाएंगे, उनके लीडर्स को बुलाएंगे, आप हर एक चीज़ को बहुत ट्रांसपेरेंटली, अगर मान लीजिए आप वहाँ शोध शुरू कर रहे हैं, लोगों को बताएं कि कोई डेमोलिशन नहीं हो रहा है, सब लोगों को बिठा के, और अगर भीड़ इकट्ठा हुई है तो उसको एक वार्निंग प्रोसेस रहता है, आपको उसको बिखरने के अलग अलग तरीके होते हैं, और लास्ट रिजॉर्ट में आप फायरिंग करते हैं, वो भी आप फिर पैरों के तरफ करते हैं। तुरंत आपने बस गोलियां सीने में मार दिए और उन परिवारों के घरों में जाके वो पीड़ा भूलना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग संभल कोई मामूली विवाद नहीं है। संभल में पूरी तैयारी है कि देश को एक बार फिर अयोध्या बाबरी मस्जिद का जो ज्वाला था, वो ज्वालामुखी एक और बार फटे, और देश में हम लोग ना रोज़गार की बात करेंगे, ना कीमतों की बात करेंगे, या ना, जैसा अभी सर ने बताया और प्रकृति ने बताया कि क्या माहौल था, क्या हुआ वहाँ पे, उस बैकग्राउंड पे गए बिना जो केस एपीसीआर ने फाइल किया था उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा मैं। एपीसीआर ने सिर्फ ये डिमांड की थी कि जो भी 24/11/2024 की घटना थी उसमें पुलिस वालों ने कितने एफआईआर्स रजिस्टर किए, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, कितने लोगों को डिटेन किया गया,
क्या एक्शन लिया गया, जो गोली चलाई गई उसकी क्या ज़रूरत थी, जो गोली चली उसके क्या प्रोटोकॉल होता है, पुलिस वाले कब किसी के ऊपर गोली चला सकते हैं, इन सब चीज़ों पे रिपोर्ट मांगी गई थी और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिमांड की गई थी जो डेथ्स हुए थे इस केस में। अब इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है इस केस की वो ये है कि किसी ने इस बात पे क्वेश्चन किया ही नहीं कि जिन लोगों की डेथ हुई वो आखिर क्यों हुई। पुलिस वालों ने ये एक बात बोली थी कि 2 ग्रुप्स थे, उनके आपस में झगड़े हुए, गोली चली। कोई गोली नहीं मिली कभी, खाली कारतूस मिली थी, लेकिन कभी भी किस गन से गोली चली, किसने गोली चलाई, किसी के ऊपर स्पेसिफिक एलिगेशन कोई नहीं लगे। अब 5 लोगों की अगर जान गई है तो आखिर किसी ने गोली चलाई होगी, किसी ने मारा होगा। पुलिस वाले अगर गोली चलाए हैं तो अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी चाहिए थी, एटलीस्ट उन्हें बोलना चाहिए था अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज वी वर फोर्स्ड टू फायर द वेपन। जबकि वीडियोस वायरल हुए थे, लोगों ने देखा था पुलिस वालों को गोलियां चलाते हुए। यहाँ तक कि एफआईआर, जो डिटेंशन हो रहे थे, जो अरेस्ट हो रहे थे, 1 हफ्ते बाद तक किसी को पता नहीं था। सिंपली अगर लॉ को फॉलो किया जाए, अगर लॉ को बिना पक्षपात के फॉलो किया जाए तो भी ऐसे सिचुएशंस कभी अराइज नहीं होंगे। हमेशा मेरा ये मानना है कि लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में और एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होता है। अगर कोई इंसान जिसके पास पावर है किसी को अरेस्ट करने का या नहीं करने का, डिटेंशन का अगर डिस्क्रिशन है किसी के पास, तो उसको चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के ऊपर आप डिस्क्रिशन दे रहे हैं कि सेम ऑफेंस के लिए या तो आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वैसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट पावर मिल जाता है लोगों को। ऐसे सिचुएशंस से टैकल करने के लिए कोई एटलीस्ट जवाबदेही होनी चाहिए। कोर्ट से इंटरवेंशन, कोर्ट की इंटरवेंशन सीख की गई थी इन सब चीज़ों के लिए। कोई बहुत बड़ी रिलीफ नहीं मांगी गई थी, कुछ भी ऐसा रिलीफ नहीं मांगा गया था कि जो आउट ऑफ द वे जाके कोर्ट को कुछ ग्रांट करना पड़े। सिंपल सी चीज़ें मांगी गई थी कि कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, कितने एफआईआर्स हैं, कितने लोग डिटेन किए गए हैं, गोली अगर चली तो क्यों चली, और इन्वेस्टिगेशन हो, निष्पक्ष जांच हो इन लोगों के डेथ्स के ऊपर, एंड ये बात बाहर आने के लिए। लेकिन आज तक इस पे कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। जिन लोगों की मौत हुई थी उनके मौत के जिम्मेदार कौन है, गोली चली है, किसी ने तो गोली चलाई होगी, उन सब लोगों का आज तक उनकी मौत का रीज़न किसी को नहीं पता है, बस फायरिंग बट नॉट पुलिस फायरिंग। तो इन सब चीज़ों के लिए एपीसीआर ने रिट पिटिशन फाइल की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और एपीसीआर ऐसे सारे केसेस में जनरली काफ़ी प्रोएक्टिव रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव सीन द केसेस, हाउ दीज केसेस आर फाइल्ड, हाउ biased these charge sheets are. In Delhi also there are so many cases filed in such situations, and I can only say that again the law is fine, the problem lies in the implementation and the execution of the police officers. पूरी रिपोर्ट बहुत ध्यान से पढ़ी है और मुझे उस रिपोर्ट को पढ़कर काफ़ी फिक्र हुई। वो एक डिस्टर्बिंग रिपोर्ट है, एक बहुत डिस्टर्बिंग अकाउंट है जिसके बारे में हमने सुना भी है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म में देखा भी है। तो मैं 2-3 चीज़ें आपसे साझा करना चाह रही हूँ कि मैं क्यों कह रही हूँ कि ये एक बहुत डिस्टर्बिंग रिपोर्ट है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि एक जो बहुत भव्य मस्जिद है उसके ऊपर एक अटैक की सूरत बनी हुई है, पर मेरे लिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये रिपोर्ट ये दिखाती है कि आज हम जिस जगह पे खड़े हैं और किस तरफ जा रहे हैं उसकी एक बहुत पुख्ता तस्वीर है और वो धुंधली भी नहीं है। मैं आपको बहुत जल्दी से घटनाक्रम की तरफ फिर से ले जाना चाहती हूँ कि 19 सितंबर को
कोर्ट में पिटीशन डाली जाती है, उसी शाम को सुनवाई होती है और उसी देर शाम को वहाँ पर सर्वे शुरू किया जाता है। कोर्ट की इतनी तेज़ी ध्यान देने के योग्य है। उसके बाद 22 तारीख को शुक्रवार की नमाज होती है और पूरी जिस वक्त नमाज हो रही है उस वक्त उस सारी जगह को पुलिस पूरी तरह से घेरे हुए है। एक सीज है जिसके अंदर पूरी कम्युनिटी है। 23 तारीख को शाम के वक्त बताया जाता है मस्जिद कमेटी को कि 24 को फिर से सर्वे होगा और वो सर्वे फिर से होता है सुबह 6 बजे से 11 बजे तक। इसके दौरान बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, जैसा कि हमने सुना भीड़ इकट्ठी होती है, भीड़ अंदर जाना चाहती है, लोग अंदर मस्जिद में जाना चाहते हैं, पुलिस सब तरफ से घेराबंदी किए हुए है। और इस सारे घटनाक्रम में पहले लाठी चलती है, पत्थरबाजी होती है और गोलियां चलती हैं, जिसमें पहली खबर आती है कि 3 लोग मारे गए हैं और उसके बाद 5 हो जाते हैं। पहले 82 लोग हिरासत में लिए जाते हैं, जिनमें नाबालिग लोग हैं, जिनमें नाबालिग बच्चियां हैं, जिन्हें बिना किसी महिला पुलिस के घसीट के गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद एक नया किस्म का जो नैरेटिव है वो चलता है। जो लोग मारे गए हैं 3 दिन के बाद ही पता चलता है कि वो 3 लोग नहीं हैं, वो 5 लोग हैं। उनकी बॉडीज़ देने के लिए, उनके शव उनके प्रियजनों को देने के लिए पुलिस शर्तें रखती है। पुलिस शर्तें रखती है परिवार के लिए कि खाली कागज़ पर साइन करो। पुलिस शर्त रखती है कि आप उस बात के ऊपर की तस्दीक करो कि ये गोली आपस के झगड़े में चली है, ये गोली पुलिस की तरफ से नहीं चली। और ये शर्त रख कर वो बॉडीज़ जो हैं वो परिवारजनों को दी जाती हैं। मैं संज्ञान दिलाना चाहती हूँ आपको कि इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत जगह पर जो पुलिस के द्वारा मारे गए व्यक्तियों की बॉडीज़ देने के ऊपर जिस तरह की हिंसा हो रही है, हमें वो भूलना नहीं चाहिए। ये संभल में हुआ, उसके बाद हमने पिछले कुछ ही दिनों में देखा कि छत्तीसगढ़ में जो कुछ मुठभेड़ें हो रही थी, उनके अंदर जो बॉडीज़ पड़ी थी, जिनको पुलिस ने कई दिन तक अपनी हिरासत में रखा, जबकि उनके प्रियजन, उनके परिवार वाले लोग बाहर खड़े होके उनकी बॉडीज़ को लेने के लिए अपनी एम्बुलेंसेस या अपने व्हीकल लेके खड़े थे, पर पुलिस ने वो बॉडीज़ उनको देने से इनकार किया, कुछ ना कुछ कागज़ी कार्रवाई की में कमी होने के नाते। तो हिंदुस्तान में जो सिर्फ नागरिकों के अधिकार नहीं हैं, मृतक नागरिकों के भी अधिकार हैं, जो हम देख रहे हैं कि पूरी तरह उन्हें कुचला जा रहा है। उसके बाद 3-4 दिन के अंदर ही एक पूरा पुलिस के द्वारा अलग अलग किस्म की चीज़ें की जाती हैं, जिनमें से इंटरनेट शट डाउन, ताकि लोग जो हैं वो उनकी कोई भी बार उनकी खबर बाहर ना जा सके, और जो र्यूमर्स हैं और जो एक नैरेटिव होता है, जो ऑफिशियल नैरेटिव है, सिर्फ उसी को बाहर निकाला जा सके, पर लोग जो कहना चाह रहे हैं वो आवाज़ बाहर ना जाए। दूसरी बात, एक संभल में जो हुई वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उसमें ये एक नोटिस निकाला गया कि कोई भी बाहर का व्यक्ति संभल में दाखिल नहीं हो सकता। 30 तारीख तक कोई बाहर का व्यक्ति संभल में दाखिल नहीं होगा। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने हैं कि जो पूरा वहाँ का समाज है, जो पूरी वहाँ की नागरिक समाज है, वो एक कलेक्टिव कस्टडी में है। वो एक कलेक्टिव कस्टडी में उन्हें रखा गया है, जहाँ पे उनकी कोई आवाज़ नहीं है, उनकी कोई एजेंसी नहीं है, बाहर से कोई आके उन्हें मिल नहीं सकता। उसके 3 दिन के बाद ही, जैसा कि रिपोर्ट बताती है, मैं ये सब रिपोर्ट की जानकारी से ही बोल रही हूँ, उसके बाद एक
पूरा नैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बनाया जाता है कि सभी जो इमारतें हैं वो अवैध, बहुत सारी जो इमारतें हैं वो अवैध हैं, उनमें बिजली जो है वो चोरी की बिजली है, जो घर हैं आसपास वो इंक्रोचमेंट पे बने हुए हैं, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है। और इस इंक्रोचमेंट को वेपनाइज करके बुलडोज़र जो हैं वो छोड़ दिए जाते हैं संबल में, और भारी गिनती में घर, स्कूल, जैसा कि हमने सुना, और जो सार्वजनिक जगहें हैं और प्राइवेट होम्स हैं उन्हें तबाह किया जाता है, उनकी एंट्रीज ख़त्म की जाती है। इस सब चीज़ से हम क्या देख रहे हैं? मैं 3 चीज़ें देखती हूँ कि हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की स्टेट मेजॉरिटेरियन स्टेट हो रही है, पर मैं देख सकती हूँ कि जो हमारा एक मेजॉरिटेरियन लीगलिज्म भी हमें नज़र आ रहा है। हमारी जुडिशरी जो है वो इस मेजॉरिटेरियन, और मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है? मेजॉरिटेरियनिज्म उसको कहते हैं कि जहाँ पर जो डेमोक्रेसी है उसमें काउंटर मेजॉरिटेरियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कोई वैधता नहीं रहती, वो काउंटर इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की चेक्स एंड बैलेंसेस के इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर वो इस तरह का फेडरलिज्म जैसा इंस्टीट्यूशन है, वो ख़त्म किए जाते हैं। हमारी जुडिशरी उस मेजॉरिटेरियनिज्म की एक बाह बन गई है। उसके बाद हमारी पुलिसिंग सिर्फ इम्प्यूनिटी से पुलिसिंग नहीं हो रही, इट इज़ मेजॉरिटेरियन पुलिसिंग, जहाँ पे जो एक लोगों को किस तरह से उनके ऊपर शिकंजा कसा जाता है, किस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद होता है, किस तरह से पुलिस अपनी पावर यूज़ करके पूरे नैरेटिव घड़ती है और तशद्दुद करती है। और तीसरा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, द गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो मेजॉरिटेरियन, जो इस ऐसी वाली जगह पे जिस संवेदनशील माहौल में बुलडोज़र और अवैधता को वेपनाइज करके ये पूरा का पूरा नाइंसाफ़ी का एक जो स्ट्रक्चर है उसे धकेलती है। ऐसी जगह में एक लास्ट बात ये कहना चाहती हूँ, जब हम इस मुकाम पे खड़े हों तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे लड़ें, क्या करें? और मैं ये सोचती हूँ कि रिपोर्ट में और जिस तरह की बात हमें बताई गई यहाँ पे रिपोर्ट के बारे में भी, ये जगह जगह हो रहा है और हमें ज़रूरत है चीज़ों को जोड़ के देखने की, हमें ज़रूरत है संबल का रिश्ता छत्तीसगढ़ से बनाने की, हमें ज़रूरत है कि जहाँ बुलडोज़र लखनऊ में चल रहे हैं या जहांगीरपुरी में चल रहे हैं उन सबको जोड़ के देखें और देखें कि इस स्टेट के बारे में क्या असल में नैरेटिव है, जो मैंने शुरू में कहा कि बहुत हमें वरी कर देने का, बहुत फिक्र में डाल देने वाला है। बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तानी और अंग्रेजी में बोलूँगी। मैं मीडिया के पर्सपेक्टिव से बात आपसे करूँगी, क्योंकि मैं बहुत हम लोग गवाह हैं अब जो दुनिया में हो रहा है, हमारी जो दुनिया में जो हो रहा है। टू रिकॉर्ड अ स्टोरी, it is said right now for the people of Gaza that they are recording their own annihilation. लेकिन दुनिया देख रही है, दुनिया उनकी आवाज़ सुन रही है, इसलिए वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जो इज़राइल के बैकर्स हैं वहाँ भी असर पड़ रहा है। तो कभी कभी जब इस तरह की रिपोर्ट आती हैं तो लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रही, इसका क्या फ़ायदा होगा, कौन सुनेगा हमारी बात। लेकिन इसका बहुत एक अहम रोल है। तो प्रकृति, नदी, सब लोग यहाँ से, और हर्ष भाई, नवशरण, आप लोग जो संबल से आए हैं, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू राइट डाउन, टू नोट डाउन, टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट इज बीइंग डन, बिकॉज ये अल्टीमेटली ये पूरा फाइट ये इमेजिनेशन और रिकॉर्ड और नैरेटिव्स का है। मैं डिटेल से, क्योंकि संबल के लोग को अपनी कहानी जानते हैं, इन्होंने अपना बताया स्कूल के साथ क्या हुआ, और प्रकृति ने बहुत ही खूबसूरती से इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हमारे साथ शेयर किया। आपने कानूनी मसले बताए, नदीम तो हर वक्त ऐसे मुद्दों में लगे रहते हैं। सो थैंक यू फॉर डूइंग दिस,
दिस इज सो इम्पोर्टेंट। चाहे कल फ्रंट पेज स्टोरी ना हो, लेकिन ये हिंदुस्तान की बहुत ही अहम स्टोरी है। मीडिया ये मेरे लिए मेरे काम में आई विल बी एबल टू यूज इट इन माई वर्क to bring this out, to bring out the record of tragedies, to bring out the transformation of a nation, which is what we are seeing. Ground field में जाके हम पूछे against the wishes of the state कि क्या हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या मकसद है, ये सब समझना ये बहुत ज़रूरी है। और इसी से हम लोग जो अपना जब समझते हैं कि ये हो रहा है, one can just be informed, be prepared, and also smile and be happy that there is such a resolve to fight back. And thank you all of you. That usi mein to, this is not a time to just shed tears. It is to recognize the great work also that is done in a very challenging time. To put it all. Beyond that, I am a media person. I did not prepare this report. So I am just congratulating everybody for coming up there and saying why it's very important to keep doing this. और इतना डिटेल रिपोर्ट मैंने पढ़ा, और वही जो ये कह रही थी कि लाशों के लिए एक ब्लैंक स्टेटमेंट, वही मैं कहने वाली थी, लेकिन इन्होंने ये बता ही दिया। ये सब आप पढ़िए, आप लोग ऑनलाइन लीजिए ये रिपोर्ट और पढ़िए और देखिए, इसमें एक स्क्रिप्ट भी है। मैं बात लंबी नहीं करूंगा, जो मुझसे पहले तमाम बातों को रखा गया है, लेकिन ये जो दस्तावेज़ आपने तैयार किया है, मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद ज़रूर दूंगा। ये फाइल दब ना जाए, इनकी तो फाइलें खुलती रहती हैं, कभी कश्मीर फाइल है, कभी केरला फाइल है, उदयपुर फाइल खुल रही है। तो ये जो संबल फाइल है, ये इतिहास के अंदर दर्ज है। और जैसा हर्षमंदर साहब ने कहा कि 50 साल एक पीढ़ी ने एक जगह पर खींचा, 50 साल अगले दूसरी जगह पर खींचने की तैयारी है। क्योंकि नफरत का एजेंडा पूरे मुल्क के अंदर चलाया जा रहा है, और नफरत के नाम के ऊपर इस मुल्क के अंदर सियासत खड़ी हो रही है, बुनियादी मुद्दों के ऊपर बात नहीं होती है। बुनियादी सवाल जो लोगों के मुंह बाए खड़े हैं, उन सवालों के ऊपर ध्यान न जाए, उसके लिए धर्म के नाम पर नफरत फैला करके मुल्क के अंदर उन तमाम सवालों को खामोश कर दिया जाए। आप लोगों ने ये रिपोर्ट तैयार की, संभल के लोग बहुत डरे हुए थे। जब उनको हमने निकाल करके राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से मिलवाने के लिए दिल्ली बुलाया, क्योंकि वहाँ मिलने नहीं दे रहे थे, तो जिस तरह छुपाते हुए वो आए और अंदर आकर के जो उनके अंदर डर राहुल जी के घर में बैठकर भी था, तो वो बयान कर रहा था कि किस कदर खौफ का माहौल है, किस कदर डर का माहौल है। 5 लोगों के सीने पर गोली मारी जाती है। मैंने बार बार सवाल खड़ा किया कि गोली आसमान से चली या जमीन से खुद निकल कर आ गई। 5 लोगों के सीने पर गोली लगती है और एक बैल बुद्धि व्यक्ति वो गदा घुमा घुमा करके बोलता हुआ चलता है। और सरकार, ये कोई भी सरकार हो, सरकार को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है, और जब कानून का राज नहीं होगा तो अराजकता आएगी। अब जो हालात और जो माहौल मुल्क के अंदर बने हुए हैं, वो मुल्क के लिए बहुत खराब है, मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। आप लोग प्रयास कर रहे हैं, और ये बात क्योंकि मीडिया को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया गया है, बात बाहर जाती नहीं है। YouTube चैनल थोड़े मोटे चलाने शुरू करे थे, तो उनके ऊपर भी पाबंदी है कि उनको भी 2 मिनट के अंदर आप बंद कर देंगे। असहमति को देश में कोई जगह नहीं मिल रही है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। मैं आज ही का वाकया बताता हूं। भूमि अधिग्रहण कानून देश के अंदर लाया गया कि देश के आदिवासियों की और किसानों की जमीनें प्रोटेक्ट की जा सके और उनको मुआवजा दिया जा सके, और उसका कानूनी रूप बनाया गया। मैं पार्लियामेंट्री कमेटी में हूं। हमारी कमेटी के सामने
लैंड एक्विजिशन को लेकर के आज चर्चा होनी थी और हमने कमेटी ने मेघा पाटकर जी को और प्रकाश राज जी को बुलाया था, जो गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटका के कुछ इश्यूज थे उनके ऊपर डिस्कशन के लिए। मीटिंग स्टार्ट होती है, 17 मेंबर मीटिंग के अंदर है और मैं समझता हूं हाईएस्ट मेंबर थे आज मीटिंग में, 17 मेंबर मीटिंग में, और अचानक एजेंडे के अंदर है कि ये उनको बुलाया जा रहा है। मतलब ऐसे नहीं कि हमने कॉल कर लिया और आगे, एजेंडे में प्रॉपर उनको इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर उनका टीएडीए वो सब बनता है, उनको बुलाया गया और एकदम बीजेपी के लोग हंगामा शुरू कर देते हैं कि आप इनको नहीं सुनेंगे। मैंने कहा आप सहमत हो या असहमत हो ये तो अलग विषय हो सकता है, लेकिन हमको यहाँ सुनना चाहिए। कमेटी के अंदर सब डिपार्टमेंट आए हुए हैं और हम डिपार्टमेंट के लोगों से सवाल कर सकें, हो सकता है इनसे कुछ हमें अच्छा इनपुट मिल जाए। उन्होंने वॉकआउट किया तो हमने कमेटी को अंदर बुला लिया। ये शायद पहली बार हुआ होगा कि कमेटी के अंदर आने के बाद अचानक सेक्रेटरी हमारा बोले कि साहब कोरम नहीं। अरे कोरम कैसे नहीं, 17 लोगों ने साइन किया तो कोरम कहाँ गया? ये तो वॉकआउट करके गए आधा घंटे के लिए, हम आधा घंटे इनको सुनेंगे। उन्होंने वॉकआउट किया और ऑफिसर्स भी उठकर चल दिए, उनको नहीं सुना गया। ये देश के अंदर जो चल रहा है इसके अंदर आप सब लोगों को, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा, आग जब लगती है तो ये नहीं देखती है कि वो किसके घर की तरफ जा रही है। तो जो देश में चल रहा है इसके लिए हमें सबको खड़े होकर के मिलजुल करके बोलना पड़ेगा। देश के अंदर जिस तरह से का माहौल बना, क्या मैं ये मंच नहीं है वो कहने का, बस अपनी बात एक बात कह के ख़त्म करूंगा कि पूरी दुनिया में घूमने के बाद भी आज हम इस मकाम के ऊपर खड़े हैं कि कोई आदमी, कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ हमारे बुरे वक्त के अंदर। ये हाल हमारे देश का हो गया, हमारे पड़ोसी हमारे दुश्मन है और पूरी दुनिया में कोई हमारे साथ चलने को तैयार नहीं, और जिनके साथ हमें चलना चाहिए था उनके साथ हम खड़े होने को तैयार नहीं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपने दस्तावेज तैयार किया है, ये दस्तावेज इतिहास में दर्ज होगा निश्चित रूप से। आपका बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत बहुत शुक्रिया।